नमस्ते बहनों भाइयों। हमारे देश में जानबूझकर जातिगत समस्या खड़ी करी जा रही है। पहले अंग्रेजों ने जाति को मुद्दा बनाकर बहुत अधिक हमारे ऊपर शासन किया। मुगलों ने भी हमें जातियों में बांटा, क्योंकि जातियों में जब हम बढ़ जाते हैं तो हमारे अंदर आपस में ही फूट पड़ जाती है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, फूट डालो राज करो, यही सिद्धांत अपनाया गया है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि 7 दशक बीत जाने के बाद भी जाति का भूत भारत से भाग नहीं रहा है, बल्कि और ज़्यादा मजबूती से पकड़ा जा रहा है। और दलित, कोई दलित है ही नहीं, सभी इंसान हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी प्राणी हैं। जो बीच में विकार आए हैं उनको बुरे स्वप्न की भांति भूलकर उसे दूर करना चाहिए और जो अच्छाई है उसे स्वीकार करना चाहिए। तथाकथित दलित मनुवादी होने का आरोप लगाते हैं और मनु को बहुत अपशब्द कहते हैं, जबकि ये मेरी शर्त है, दावा है कि उनसे बिठाकर पूछिए, उन्होंने एक बार भी मनु स्मृति पढ़ी नहीं होगी। आप ध्यान से देखिए, मनु महाराज ने केवल 4 वर्गों में समाज बांटा था। ये जो हमारा शरीर है, समझो ये राष्ट्र का प्रतीक है। पूरे राष्ट्र का प्रतीक हमारा शरीर है। आपके पैर में कन की उंगली में जो सबसे छोटी उंगली आपके पांव की होती है, उसमें भी अगर कांटा चुभ जाता है, कोई कीड़ा काट लेता है या कुछ ठोकर लग जाती है, दर्द होती है, सबसे पहले सूचना आपके मस्तिष्क को होती है और इतनी तीव्रता से हाथ काम करते हैं कि तुरंत जाकर उस पैर को दबाकर उसकी पीड़ा खत्म करने की कोशिश करते हैं। बस यही तो है राष्ट्र, यही है समाज। जो हमारा मस्तिष्क है वो ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग का मतलब किसी विशेष जाति से नहीं, बल्कि जिनके अंदर मस्तिष्क सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा विकसित है, जो सबसे ज़्यादा विचारशील है, सबसे ज़्यादा गंभीर है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से ब्राह्मण होता है, बुद्धि से ब्राह्मण होता है। तो जो बुद्धि वर्ग है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो हमारा संत समाज हो, जो भी बौद्धिक कार्यों में संलग्न है, वो सब ब्राह्मण समाज है। तो हमारे समाज में जब भी कोई कष्ट होता है, पीड़ा होती है, कोई दुर्व्यवहार होने वाला होता है या कोई विपत्ति आने वाली होती है, तो ब्राह्मण वर्ग इतना दूरदर्शी होता है, दूरदृष्टि वाला होता है कि तुरंत उसे आभास हो जाता है उसके परिणामों का कि इस घटना से क्या हो सकता है। अब वो तुरंत आदेश देता है क्षत्रियों को, अर्थात हाथों को, और हाथ गति से, बहुत तीव्र गति से उस समस्या पर जाकर उसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जो वर्ग क्षत्रिय का काम करता है, अर्थात समाज की रक्षा करने का काम करता है, बलिष्ठ है, जो शरीर को सहारा दे सकता है, राष्ट्र को सहारा दे सकता है, दुश्मनों को भगा सकता है, दुश्मनों की देश की पीड़ाओं को दूर कर सकता है, उसे ही केवल क्षत्रिय वर्ग कहते हैं। ये भी कोई जाति से नहीं होता, हर एक व्यक्ति बलिष्ठ नहीं होता। जो व्यक्ति बलिष्ठ होते हैं वो ही केवल क्षत्रिय वर्ग होता है। अब तीसरा वर्ग आ जाता है वैश्य वर्ग, पेट। संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट को भोजन अति आवश्यक है, और जो पेट के भोजन की व्यवस्था करता है, व्यापार की व्यवस्था करता है, कृषि की व्यवस्था करता है, वो संपूर्ण वैश्य वर्ग है। वो किसान भी है, वो दुकानदार भी है, वो व्यापारी भी है, क्योंकि संपूर्ण समाज के भोजन की व्यवस्था जो वर्ग करता है वही वैश्य है। अब है चौथा वर्ग, शूद्र वर्ग।
शूद्र वर्ग से बिल्कुल ये मत समझिए कि शूद्र वर्ग उपेक्षित है, क्योंकि उपेक्षा तो किसी भी वर्ग की कर ही नहीं सकते। यदि हम पाँव को शूद्र कहते हैं तो पैरों के बिना तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। यदि हमारा हम बुद्धिमान भी है, हम क्षत्रिय भी हैं, हम सब कुछ है, वैश्य भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास शूद्र नहीं है अर्थात हमारे पैर खराब हैं तो हम भागकर कहीं जा ही नहीं सकते, और बिना पैरों के चले कोई काम संभव हो नहीं सकता। मेरे विचार से तो 95 काम ऐसे हैं जो पैरों के चले बिना सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए शूद्र को कभी भी तिरस्कृत जो हमारे समाज में रखा गया है ना समझें, न वो तिरस्कृत हैं। समाज का हर वर्ग अपने आप में परिपूर्ण है और समाज को हर वस्तु की आवश्यकता है। तो जो वर्ग ना बौद्धिक क्षमता में ज़्यादा है, न बलिष्ठ है, न व्यापार करता है, लेकिन अन्य काम करने में बहुत कुशल है, वो शूद्र में आता है। और शूद्र कभी भी छोटा नहीं हो सकता, उपेक्षित नहीं हो सकता, दलित नहीं हो सकता। जब यह समस्या थी मानते हैं यह समस्या आई है और इससे बहुत हम पीड़ित हुए हैं। समाज का इतना नुकसान हुआ है कुछ जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले उस समय स्त्रियों की भी उपेक्षा हुई और दलितों के नाम पर भी उपेक्षा हुई। स्त्री क्या है? आधा समाज, एक पुरुष एक स्त्री मिलकर पूरी गृहस्थी बनाते हैं। जब स्त्री को समाप्त कर दिया गया तो आधा तो समाज वैसे ही समाप्त कर दिया। अब इस आधे समाज में से भी दलित के नाम पर आधा समाज और समाप्त कर दिया, तो हमारी क्षमता क्या होगी? हमारी जो शक्ति थी वो तो समाप्ति होगी। जब इतनी शक्ति समाप्त हो गई तो 1/4 भाग, केवल 1/4 भाग कैसे संपूर्ण देश को संभाल सकता था, कैसे उसकी सुरक्षा कर सकता था। यही कारण हुआ कि हम गिरते 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 कम से कम 1200 साल तक गुलाम रहे। अगर आज भी हम उसी बात को पानी देंगे तो हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। मनु महाराज की स्मृति को अगर आप पढ़िए, पढ़ के गलत लगती है तो गाली दीजिए, और गलत है तो उसे मत अपनाइए, लेकिन बिना पढ़े किसी पर आरोप लगाना गलत है। मैं गारंटी देती हूँ कि किसी भी दलित ने मनु स्मृति को नहीं पढ़ा है और वैसे ही वो जो उनके नेता हैं मनुवादी होने का आरोप लगाते हैं। एक बार पढ़िए, हमारा समाज, हमारा देश विश्व गुरु की उपाधि पर धार्मिक रूप में रहा है, और अगर वो इतना पक्षपाती होता, इतना गलत विचारों वाला होता तो कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता था। इसलिए आगे आइए, सभी समान हैं और समाज में केवल 2 ही वर्ग हैं, आर्थिक रूप से एक गरीब और एक अमीर। अगर आरक्षण होना चाहिए तो केवल एक ही आधार पर होना चाहिए, और वो आधार है केवल धन। अन्यथा जिसमें जो योग्यता है वो अपनी योग्यता के बल पर जिस पद को चाहे उसे प्राप्त करे। धन्यवाद।